हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का जीव विज्ञान का छठा अध्याय जो कि है उत्तकों के। तो हमने इसका 50 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। ऑफ कोर्स थ्योरी पोर्शन हमने कर लिया था एंड हाफ ऑफ द एक्सरसाइज पोर्शन भी हमने कवर कर लिया था। ये हमारा लास्ट वीडियो है। ओके, ठीक है, ये यानी कि है हमारा 16th पार्ट। ओके, यानी भाग 16। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है एनसीईआरटी किताब का अध्याय 6 जिसका शीर्षक है उत्तक यानी टिश्यूज। सबसे पहला आता है प्रस्तुति की। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न संख्या 8 से लेकर 15 तक, यानी कि 1 से लेकर 7 तक हमने पिछले क्लास में कर लिया था। पिछले वीडियो में हो चुका है वो। एनसीईआरटी का ही ये क्वेश्चन आंसर है, तो आप वो कर सकते हैं, ये ज़रूरी भी होता है। चलिए, सबसे पहला आता है प्रश्न संख्या 8। रेखित, अरेखित तथा कार्डियक पेशियों में अंतर स्पष्ट करें। तीनों में अंतर स्पष्ट करना है। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है। सबसे पहला तो कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पर देखिए दिया गया है। सबसे पहला तो कैरेक्टरिस्टिक्स आता है यानी विशेषता। किस बेसिस पर हमें डिफ्रेंशिएट करना है? पहला है स्थान, ठीक है, स्थान यानी लोकेशन कि किस जगह पर स्थित है। लोकेशन की बात करें तो रेखित जो होती है यानी स्ट्रेटेड मसल वो होती है हाथ पैर पे, चेहरा पे, ठीक है, जीभ पे, ठीक है, ये सब उसका स्थान होता है। अरेखित की बात करें तो उसका स्थान है आंत, मूत्राशय, श्वसन नली। ओके, हृदय की बात करें तो वो केवल हृदय में होता है। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स आता है आकार, यानी कि शेप का होता है। रेखित जो होता है वो बेलनाकार और लंबा होता है। अरेखित धुरी शेप का होता है, ठीक है, स्पिंडल शेप। हृदय शाखित होता है यानी ब्रांच्ड होता है। धारियाँ की बात करें, तीसरा विशेषता है धारियाँ यानी स्ट्रिएशंस। रेखित में उपस्थित होता है यानी स्ट्रिएशंस होता है। अरेखित में स्ट्रिएशन नहीं होता है, कोई धारियाँ नहीं होती, और हृदय में भी स्ट्रिएशंस होता है, उपस्थित होता है। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता आता है नाभिक का यानी न्यूक्लियस। रेखित में अनेक होते हैं यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। अरेखित में एक होता है यानी सिंगल होता है। फिर हृदय की बात करें तो 1 या 2 होता है। ओके, चलिए अब नियंत्रण की बात करते हैं। नियंत्रण यानी कंट्रोल कैसा होता है? रेखित यानी स्ट्रेटेड में वॉलेंटरी होता है यानी ऐच्छिक होता है, ठीक है, अपने हिसाब से हम कर सकते हैं, यानी बोलना है तब हम बोलेंगे, ठीक है, चलना है तब चलेंगे, अपने आप हम नहीं चल सकते हैं, ठीक है, यदि हमारा मन होगा, ठीक है, हमारी इच्छा होगी। ऐच्छिक है ये, जैसा हमारा इच्छा होगा वैसे काम करेगा। अनैच्छिक, ठीक है, इनवॉलेंटरी यानी अपनी इच्छा से अरेखित नहीं काम करता है, ठीक है, वो खुद होता है। फिर हृदय की बात करें यानी कार्डियक की, तो वो क्या हो जाता है? अनैच्छिक होता है, वो भी अनैच्छिक होता है, ठीक है। जो दिल का धड़कना होता है वो हम लोग खुद से नहीं बोलते हैं। हम लोग नहीं बोलते कि अभी दिल को धड़कना है, अभी नहीं धड़कना है। ओके, ये एनी टाइम, ठीक है, अनैच्छिक होता है ये। गति की बात करें यानी कॉन्ट्रैक्शन, तो रेखित जो होता है वो फास्ट होता है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी होता है, तो वो थक भी जल्दी जाता है। अरेखित की बात करें तो वो धीरे धीरे होता है, स्लो होता है और जल्दी थकता भी नहीं है। और कार्डियक की बात करें तो लयबद्ध होता है यानी रिदमिक होता है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होते रहता है। कार्य की बात करें यानी फंक्शन क्या है, तो रेखित यानी स्ट्रेटेड मसल की फंक्शन है शरीर की गति व बल। ओके, अरेखित की बात करें तो अनस्ट्रिएटेड की बात करें तो आंतरिक अंगों की क्रियाएं का जो काम होता है वो होता है। और हृदय की बात करें तो रक्त पंप करना होता है। तो बेसिकली ये जो भी ये यहाँ पर दिया गया है डिफरेंसेस, तो आपको ये सब याद रखना है। आप जितना ज़्यादा पॉइंट्स याद रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पर जो भी विशेषता दिया गया है, जिस स्पीशीज पर भी दिया गया है, तो उससे आप समझ सकते हैं। जैसे कि
तीनों प्रकार की पेशियां अलग अलग स्थानों पर पाई जाती है, उनका काम भी अलग होता है। लिखित पेशियां की हम देख सकते हैं कि हाथ, पैर, गर्दन आदि में पाई जाती हैं। इनका रूप भी लंबा होता है, बेलनाकार होता है, धारियों वाला होता है। ये बहुनाभिकीय होती है, हमारी इच्छा से नियंत्रित होती है। ठीक है, जब भी हमें दौड़ना हो, कूदना हो, कुछ उठाना होता है तो ये पेशियां सक्रिय हो जाती है। फिर हम जैसे कि अरेखित पेशियां की बात करें तो ये आंत, मूत्राशय, श्वसन नली जैसे आंतरिक अंगों में पाई जाती है, जो कि मैंने बताया। इनका रूप धुरी जैसा होता है, धुरी जैसा होता है, जैसे कि इनमें धारियाँ भी नहीं होती है, हमारी इच्छा से नियंत्रित नहीं होते हैं। जैसे आंतें भोजन को पचाने के लिए स्वयं सिकुड़ती है, हम नहीं बोलते हैं, और फैलती रहती है। हृदय पेशियाँ की बात करें तो ये केवल हृदय में ही होती है। इनका रूप शाखित और धारियों वाला होता है। इनमें एक या दो नाभिक होते हैं। ओके, आप पिक्चर भी देख सकते हैं। ये हमारी इच्छा से नियंत्रित नहीं होती है, बल्कि जीवन भर हृदय की धड़कन बनाए रखती है। ठीक है, फिर जैसे कि इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि रेखित पेशियाँ हमारी शक्ति और गति देती है, अरेखित पेशियाँ हमारे भीतरी अंगों को चलाती है, और कार्डियक पेशियाँ हमारे दिल को धड़काती हैं। ठीक है, तो ये था बेसिकली, ये थोड़ा लंबा चला गया। ठीक है, आपको क्योंकि ये डिफरेंसेस याद रखना है। ठीक है, आप जितने शॉर्ट पॉइंट में याद रखेंगे, आपके लिए एक्सप्लेन करना उतना ही आसान रहेगा। अब आता है प्रश्न संख्या 9, यानी न्यूरॉन का एक चिन्हित चित्र बनाया, न्यूरॉन का डायग्राम बनाना। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, इसके मुख्य भाग है कोशिका द्रव्य यानी साइटोन, डेंड्राइट, अक्षतंतु यानी एक्सॉन, और सिनेप्स। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं किस तरह से, आपको बिल्कुल यही डायग्राम बनाना है। ओके, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। जैसे कि न्यूरॉन तंत्रिका जो होता है वो ना, न्यूरॉन जो होता है वो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है। इसे नर्व शेल भी कहते हैं। इसकी संरचना जो होती है बहुत ज़्यादा विशेष होती है, क्योंकि ये संदेश यानी इम्पल्सेस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। देखिए, न्यूरॉन के ये सब भाग भी दिए गए हैं, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। जैसे कि साइटोन है, कोशिका द्रव्य जिसे बोलते हैं, इसमें नाभिक और साइटोप्लाज्म होता है, और ये संदेशों को प्राप्त और प्रोसेस करता है। ओके, लेता है, उसको प्रोसेस करता है। डेंड्राइट्स की बात करें तो ये पेड़ की शाखाओं जैसी होती है और बाहर से आने वाले संदेशों को ग्रहण करती हैं। अक्षतंतु की बात करें तो एक्सॉन यानी यह लंबा धागे जैसे होता है और जो संदेश को आगे ले जाता है। फिर हम आते हैं सिनेप्स पर। तो सिनेप्स डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये दो न्यूरॉनों के बीच का जोड़ है जहाँ से संदेश अगले न्यूरॉन में जाता है। ठीक है, इसे ऐसे समझिए जैसे बिजली का तार एक जगह से दूसरी जगह करंट ले जाता है, वैसे ही न्यूरॉन संदेश ले जाते हैं। ओके, ये बिल्कुल उसी तरह से ये सिंपल है। जिस तरह से बिजली का तार एक से दूसरे तक बिजली जाता है, उसी तरह से ये होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10, यानी निम्नलिखित के नाम लिखें। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आपके किताब में एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको उसका नाम लिखना है। पहला दिया गया है, मुंह के भीतरी स्तर का निर्माण करने वाला उत्तक क्या होता है? तो एपिथेलियम उत्तक होता है। दूसरा है, पेशियों को अस्थि से जोड़ने वाला उत्तक क्या होता है? तो टेंडन होता है, स्नायु बंधन होता है। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे ये जो भी जैसे है, आपको यहाँ पर सिर्फ आपको नाम देना है, ये ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, एपिथेलियम उत्तक जैसे कि हो गया, यह मुंह उत्तक जो होता है ना, मुंह को ढकता है और उससे क्या करता है? सुरक्षा देता है। टेंडन की बात करें तो रस्सी की तरह होता है जो हड्डियों और पेशियों को जोड़कर गति संभव करता है। फिर आता है, पौधों में भोजन का संवहन करने वाला उत्तक कौन होता है? तो फ्लोएम होता है। ओके, फिर वसा का संचय करने वाला उत्तक क्या होता है? तो एडिपोज उत्तक होता है, नहीं एडिपोज टिश्यू होता है। फिर आता है, तरल अधात्री सहित संयोजी उत्तक कौन है? तो ब्लड है। आपको इसमें सिर्फ नाम लिख देना है, ये नाम पूछ रहा है। मस्तिष्क में स्थित उत्तक क्या है? तो स्नायु उत्तक यानी कि नर्वस टिश्यू है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में उत्तक के प्रकार की पहचान करें। अब इसमें भी आपको उत्तक आए पहचान करना। त्वचा में कैसा उत्तक होता है? तो एपिथेलियम उत्तक होता है। पौधे का वल्क जो होता है, ठीक है, वो कैसा होता है? सुरक्षा उत्तक होता है, कॉप। फिर अस्थि में अस्थि उत्तक होता है, यानी बोन टिश्यू होता है। वृक्कीय नलिका स्तर में क्या होता है? घनाभ एपिथेलियम यानी क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है। संवहन बंडल की बात करें तो जटिल उत्तक होता है, जाइलम एंड फ्लोएम होता है। प्रश्न संख्या 12, पैरेन्काइमा उत्तक किस क्षेत्र में स्थित होते हैं? पैरेन्काइमा उत्तक
पौधों में सबसे सामान्य उत्तक है, ठीक है। यह पत्तियों, तनों, जड़ों और फलों में पाए जाते हैं। मुख्य कार्य है भोजन संग्रह, जल संग्रह और प्रकाश संश्लेषण। विशेषकर क्लोरोप्लास्ट युक्त क्लोरोपैरेन्काइमा में होता है, ठीक है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं जैसे कि ये जो पूछ रहा है, आप तो पहले तो नाम ये सब बता दिए, पूछ रहा है पैरेन्काइमा उत्तक किस क्षेत्र में होते हैं। देखिए पैरेन्काइमा जो होता है सबसे सामान्य और सबसे अधिक पाया जाने वाला स्थायी उत्तक है। यह पत्तियों, तनों, जड़ों, ओके, और जैसे कि हो गया फलों, ये सभी में मौजूद होता है। इनका मुख्य काम है भोजन और जल का संग्रह करना। अब देखिए अगर इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट हो तो इन्हें क्लोरोपैरेन्काइमा कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं जैसे आलू और गन्ना, इनमें क्या होता है, भोजन के भंडारण के लिए पैरेन्काइमा पाया जाता है, पैरेन्काइमा, ओके। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है। एपिडर्मिस पौधे का सबसे बाहरी सुरक्षा उत्तक है। यह पौधे को रोगाणुओं और अत्यधिक जलहानि से बचाता है। पत्तियों पर यह रंध्र बनाता है जिससे गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन होता है। जड़ों पर रूट हेयर बनाकर जल और खनिजों का अवशोषण करता है, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये जो एपिडर्मिस की भूमिका पूछा गया है। एपिडर्मिस जो होता है पौधों की सबसे बाहरी परत है जिसे हम सुरक्षा ढाल कह सकते हैं। यह पौधों को रोगाणुओं, कीटों और जल की अधिक हानि से बचाती है। देखिए पत्तियों पर एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। तो इनके द्वारा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन होता है। और जड़ों पर एपिडर्मिस से रूट हेयर निकलते हैं जो कि मिट्टी से जल और खनिज अवशोषित करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ भूमिका है एपिडर्मिस का, इसे आप इंक्लूड कर सकते हैं। आगे आता है पौधों में, ये तो हो गया, हाँ। प्रश्न संख्या 14, छाल यानी कॉर्क किस प्रकार सुरक्षा उत्तक के रूप में कार्य करता है। देखिए कॉर्क मृत कोशिकाओं से बना होता है जिनकी भित्ति मोटी और शुबेरीन से बनी होती है। यह जल और गैसों के आवागमन को रोकता है, पौधों को चोट, संक्रमण और जल की हानि से बचाता है। देखिए ये जो छाल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉर्क की बात कर रहे हैं। कॉर्क पेड़ पौधे की बाहरी परत है, ये मृत कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है, जिनकी दीवार मोटी और शुबेरीन नामक मोमदार पदार्थ से ढकी हुई होती है, वैक्सी लेयर होता है, वैक्सी कोटिंग होती है, ठीक है। इसकी वजह से पानी और गैसों का आवागमन रुक जाता है। इसका फ़ायदा यह होता है कि पौधा जो होता है वो जल की हानि, संक्रमण और चोट से सुरक्षित रहता है। उदाहरण के लिए आप जैसे ले सकते हैं पेड़ की मोटी छाल जो होती है उन्हें गर्मी, सर्दी और चोट से बचाती रहती है, ओके। ये भी हो गया। अगला ये लास्ट क्वेश्चन, निम्न दी गई तालिका को पूर्ण करें। एनसीईआरटी में एक तालिका दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक से जो लिखा हुआ है वो बुक में दिया गया है। यहाँ पर जो रेड से लिखा गया है ना, रेड से जो टेक्स्ट है वो आपको लिखना है, ओके। स्थायी उत्तक को दो भागों में बांटा गया, सरल और जटिल। सरल में 3 प्रकार होते हैं। कॉलेनकाइमा दिया गया, आपको पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा लिखकर इस तालिका को पूरा करना है। जटिल उत्तक में 2 प्रकार आ जाते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। जाइलम दिया गया है, फ्लोएम आपको इसमें इंक्लूड करना है। यानी कि बेसिकली ये स्थायी उत्तक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। सरल उत्तक यानी सिंपल टिश्यू, उदाहरण में यहाँ पर दिया गया पैरेन्काइमा कार्य क्या है, भोजन संग्रह। कॉलेनकाइमा लचीलापन देता है, स्क्लेरेन्काइमा मजबूती देता है, ओके। जटिल उत्तक की बात करें कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, तो ये जाइलम हो गया, जल परिवहन में मदद करता है, फ्लोएम भोजन संवहन में मदद करता है, ठीक है। सरल उत्तक जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं और समान कार्य करते हैं, और जबकि क्या होता है जटिल उत्तक क्या होता है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं और परिवहन जैसे विशेष कार्य करते हैं, ओके। तो ये तो हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज इज कम्प्लीटेड। नव संक्षेपण आता है कि आज हमने देखा रेखित अरेखित हृदय पेशियों का अंतर देखा, स्थान, स्वरूप, नियंत्रण कार्य, इन सभी के बेसिस पर। फिर हमने न्यूरॉन का चित्र देखा, कोशिका द्रव, डेंड्राइट, अक्षतंतु, ठीक है। फिर हमने उत्तक का पहचान किया। फिर हमने एक और क्वेश्चन में उत्तक का पहचान किया जो कि उदाहरण के अनुसार दिया गया था कि त्वचा में, वल्क में, विक्रीय नलिका, संवहन बंडल, स्थि, इन सभी में किस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। पैरेन्काइमा का स्थान हमने जाना, एपिडर्मिस की भूमिका हमने देखी, ठीक है। फिर हमने कॉर्क का कार्य देखा कि क्या कार्य होता है। फिर हमने स्थायी उत्तक, लास्ट में स्थायी उत्तक तालिका को पूर्ण किया। चलिए ठीक है, तो फिर धन्यवाद, ओके।
ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है, जो भी आंसर दिया गया है, नहीं है समझ में, आप उसका लेक्चर देख सकते हैं, उसमें और डिटेल में बताया गया है। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू।